हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर यहां पर आ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय व सैनिक स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट समास का चैप्टर। देखिए, समास ज़्यादातर पूछा जाता है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में भी। ठीक है, तो उसके लिए हम आज की इस वीडियो में उसका डिस्कशन करके बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी अच्छी लैंग्वेज में, इतनी सरल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ। एकदम आपको बढ़िया तरीके से समझाया गया है आपकी लैंग्वेज में, तो समझ में आ जाए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर नहीं आया तो आप लोग इसमें कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो ज़रा भी देर ना करते आपके साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आ गया है समास। तो दोस्तों आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको रिटन टेस्ट तो देना नहीं है, एमसीक्यू टेस्ट देना है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रैक एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा, तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि समास आखिरकार होता क्या है। देखिए, समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। मतलब क्या होता है कि कम से कम शब्द आए और उसका अर्थ पूरा मतलब कि पता चल जाए हमको, तो वही समास होता है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं अथवा समासिक पद कहते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि दो या दो से अधिक शब्द का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को, मतलब जो उनका संबंध बताते हैं, ठीक है, तो उनका जो नया शब्द बनता है तो उन्हें क्या कहते हैं, समासिक शब्द अथवा समासिक पद कहते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, नीचे क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल चुका है। अब समासिक शब्द का अथवा पद दो अर्थ अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। मतलब समासिक शब्द को अगर हम विभाजित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विग्रह। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हेडिंग थी आपको याद करनी। तो अगर आपको 9th में आपकी तैयारी इसमें करनी पड़ेगी तो आप लोग 9th के लिए तैयारी कर लीजिए, इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब आपको नवोदय विद्यालय के लिए आपको देना है तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आपका इसको रटना पड़े। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अपने आप उसकी जो डेफिनेशन है वो बना लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समास की, अव्ययी समास। देखिए, अव्ययी समास पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक आखिरकार क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिस समासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद प्रधान होता है, तथा समासिक पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी कहते हैं। इस समास में संपूर्ण पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, यथावस्थ, आमरण इत्यादि। अब देखिए दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अव्ययी भाव समास को समझने और उसको अगर हम एग्जाम में आ जाता है तो कैसे हम पता करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि अव्ययी भाव में क्या होता है। अव्ययी समास में हमेशा एक जो उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग आपको दिखेगा, हमेशा आपको प्रीफिक्स दिखेगा, उपसर्ग आपको हमेशा दिखेगा। देखिए क्या होता है, देखिए अनुकूल में देख सकते हैं कि अनु है। ठीक है, अनुरूप में देख सकते हैं कि आप अनु उपसर्ग है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं अभ्यागत, देखिए इसमें भी अभ्य जो है वो उपसर्ग है एक। आ जन्म, देखिए इसमें आ एक उपसर्ग है और जन्म एक मूल शब्द है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें आपको हमेशा उपसर्ग आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। अब इसको देख लेते हैं, पद और विग्रह को। देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसमें यथा देखिए उपसर्ग है, यथा समय उपसर्ग है। ठीक है, यथा इसमें उपसर्ग है, तो इन चारों में यथा उपसर्ग है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अव्ययी भाव समास की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जिसमें आपको उपसर्ग दिखे, मान लो वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जिसमें आपको उपसर्ग दिखे वो अव्ययी भाव समास है। अब देखिए, आप देख सकते हैं जैसे प्रतिदिन में देखिए आया था, तो देखिए प्रति एक उपसर्ग है। देखिए प्रति एक उपसर्ग होता है, तो ये भी देखिए अव्ययी भाव में आया। यथा संभव, यथा एक उपसर्ग है। और यहाँ पर देखिए आमरण, देखिए इसमें आम जो है वो भी एक उपसर्ग है। समझ सकते हैं ना आप। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट समास की तरफ। अब सेकंड समास अपना कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए हमसे क्या कहा गया है। देखिए, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। देखिए, आपको इतनी चीज़ याद करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका समासिक पद का पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब कि जिसका पहला पद प्रधान होता है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो ये भी आपको याद करके रखना है। तो अगर पूछा जाए तो कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब ये
तत्पुरुष से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा समास है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष उसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेषण से होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ये नोट कर लेना है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। और ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण, देखिए आपको क्वेश्चन बनता है आपका कि ऐसा कौन सा समास है जिसका प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेषस्य होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसा कौन सा समास है, वो समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आता है ज़्यादातर और इस बार भी आ सकता है। द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इनकी प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे समास 3 प्रकार के हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु। देखो 3 प्रकार के ऐसे समास हैं कि मतलब ये जो है आपको विशेषस्य और पहला पद जो होता है विशेषण होता है, द्वितीय पद विशेषस्य बताता है। तो आपको तत्पुरुष उसमें आंसर देना है। ठीक है, आपको तत्पुरुष आंसर देना है, तत्पुरुष ही इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेषस्य होता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए तत्पुरुष में यहाँ पर आपको बताया गया कि तत्पुरुष 7 रूपों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा कि तत्पुरुष की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तत्पुरुष में जो है आपको कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। यदि आप कभी भी तत्पुरुष पढ़ रहे होंगे तो उसमें का, को, के, से मतलब आदि शब्द उसमें बीच में आते हैं। जैसे कट फोड़ रहा है, अगर आप इसको विच्छेद करोगे, इसका संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, कट का मतलब कि कट को फोड़ने वाला। कट को फोड़ने वाला मतलब कांट को फोड़ने वाला कौन सा होता है, कट फोड़वा होता है। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला कौन होता है, कुंभकार। देखिए इसमें का, की, के और से, सी। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ने, को, से। ठीक है, ये तो दोस्तों इस प्रकार के आपके पास शब्द आ सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको सामने से दिख रहा है यहाँ पर, अगर आपको इसका विच्छेद करके देखना है, अगर उसका विच्छेद हो रहा है और बीच में का, के, से आदि शब्द आ रहे हैं, तो वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, आप आंख बंद करके वो तत्पुरुष समास पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कर्म इसमें द्वितीय, ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म द्वितीय लिया गया है, फिर करण है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर हम उसका विच्छेद करेंगे तो का, के, से, ठीक है, आदि शब्द उसके बीच में आते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर आपको है अकाल पीड़ित। अब देखिए अकाल पीड़ित आपसे बताया कि कौन सा अकाल पीड़ित का क्या विच्छेद होगा, अकाल से पीड़ित। देखिए इसमें कौन सा शब्द आ गया, से आ गया, तो ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ये इसके पार्ट दिए गए हैं, करण, कर्म, ये इस पे तत्पुरुष के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, अब देख लीजिए आप इसके 5, 6, 7 इसके जो है वो आपको इसमें पार्ट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, आप संप्रदान भी उसका तत्पुरुष का पार्ट है, अपादान भी तत्पुरुष का पार्ट है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमेशा इसमें का, के, से आदि शब्द आते हैं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, इसमें के शब्द आया है। अब आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने कर्मधारय समास की। अब बात करते हैं कर्मधारय समास कौन से समास होते हैं, जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो। मतलब ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसके सारे पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा विशेषण या उपमेय उपमान के भाव को प्राप्त होता हो, तो तथा जिनके लिंग वचन भी समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। देखिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक आपको क्या, आपने तो इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखें पहले 4 प्रकार के कर्मधारय होते हैं, विशेषण पूर्व पद, विशेषण से पूर्व पद, विशिष्ट से और विसर्प्य। देखिए आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बस मैं आपको बताता हूँ कि कर्मधारय का मतलब है कर्म को धारण करने वाला समास। मतलब जो कर्म को धारण करता है, अपने काम को अच्छी तरीके से धारण करता है, वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय। देखिए आपको ऑप्शन से मैं आपको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण से। नील कलम, वो नील कमल। ठीक है, नीला है जो कमल, मतलब नीला कलम, नीला कमल। ठीक है, कलम नहीं कमल, थोड़ा वैसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है नील कमल, नीला कमल। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं दोस्तों इसका जो इसमें जो है आपको विशेषता दिख रही होगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि विशेषण पूर्व पद हो गया, इसमें विशेषण कौन क्या हो गया, पूर्व पद हो गया। मतलब कमल कैसा है, नीला है। महात्मा गांधी, मतलब आत्मा कैसी है, महान है। पहला पद विशेषण है। ठीक है, आत्मा कैसी है, महान है। महावीर, वीर कैसा है, महान है। समझ गए दोस्तों, आप समझ सकते हो इसकी
ठीक है। तो अब मैं दोस्तों आपकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि क्या है इसमें। कर्म धारय मतलब जो कर्म को धारण करता हो, मतलब इसमें इसका विच्छेद करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको काम मिल जाएगा। बट इसमें काकी के से आदि नहीं आएंगे क्योंकि अगर वो आएंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास जैसा आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसमें कर्मधारय आप अगर इसका विच्छेद करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, जैसे एक महावीर, महान वीर। ठीक है, महाकाव्य का विच्छेद विग्रह करोगे तो क्या होगा, काव्य, महान काव्य मतलब कैसा है, काव्य महान है। श्याम सुंदर मतलब सुंदर, श्याम कैसा है, सुंदर है, श्याम जो सुंदर। चंद्रवदन, चंद्र के वदन। ठीक है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब द्विगु समास की शॉर्ट ट्रिक क्या है, द्विगु। देखिए आपको द्विगु का मतलब समझते हो, द्विगु का मतलब होता है दो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि द्विगु समास मतलब वे समास होते हैं कि जिनका पहला पद मतलब जिनका पहला जो लेटर होता है वो जो है प्रधान होता है, मतलब कि पहला पद जो है आपको संख्यावाचक दिखेगा, मतलब उसमें संख्या ही होंगी। द्विगु देखिए आप देख सकते हैं कि द्विगु में पहला कौन सा होता है, द्यु होता है। ठीक है, तो द्यु का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, तो आप इससे आप समझ सकते हो कि जो द्विगु समास में जितने भी शब्द आएंगे तो उसमें जो पहला पद है, जो उसमें पहला जो लेटर है वो हमेशा संख्यावाचक होगा। जैसे देखिए त्रिभुवन, तीन भवनों का समा नवग्रह। देखिए पहला इसमें त्रि का मतलब होता है तीन। अब इसमें दिख रहा है आपको नव का मतलब होता है नौ। अब चौ का मतलब होता है चार। चतुर, ठीक है, चतुर मतलब चार। पंच माने होता है पाँच। तिमाही मीन्स यहाँ पर होती है तीन। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और वो संख्यावाचक होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे संख्याबोधक वो होता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपनी बहुवरीय समाज की। देखिए इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, इसके जो है दोनों प्रधान, देखिए जहाँ दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता हो वहाँ बहुब्रीहि समास। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, क्योंकि ये पिछली बार शायद आया था। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है आपसे, क्या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समास है जो दोनों पदों को छोड़कर उसकी अलग अन्य पद की प्रधानता दी जाती है, तो वो कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल हटके है, मतलब बहुव्रीहि है, बहुत हटके है, मतलब अलग ही इसकी जो शब्द बनता है वो अलग ही जाता है। मतलब बहुव्रीहि का मतलब होता है ब्रह्मा जी से, किससे होता है, ब्रह्मा जी से, मतलब भगवान से जिसका संपर्क हो वो होता है बहुव्रीहि समास। अब देखिए दोस्तों आपको मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए चतुरानन, चतुर, अब देखिए अब चतुरानन का मतलब क्या है, चार हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। अब दोस्त आप बोलते होंगे कि ये तो द्विगु समास भी हो सकता है। देखिए दोस्तों ये द्विगु समास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मतलब कि फोर्थ साइड मतलब कि तीसरे साइड किसी और की तरफ संकेत हो रहा हो, भगवान की तरफ संकेत हो रहा हो, तो वहाँ आंख मूंझकर आप बहुब्रीहि समास कर सकते हैं। भले ही वहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग हो रहा हो, बट आपको लग रहा है कि हाँ ये भगवान की तरफ संदेश कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। वैसे अगर आपका बहुब्रीहि समास का कोई उदाहरण अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें द्विगु समास आपका जो ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या मतलब हो गया यहाँ पर बहुब्रीहि समास कि जो सबसे अलग जाता हो, मतलब भगवान से, ब्रह्मा जी से मिलता हो, वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है अपना द्वंद्व समास। दोस्तों इसकी तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है। देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है, कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इसके ऐसा कौन सा समास है जिसके सभी पद प्रधान होते हैं, आंसर क्या है आपका, द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। देखिए दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे आपके लिए नया है तो आप द्यु को और द्वा को एक जैसे समझ सकते हैं मे बी। ठीक है, तो आपका क्या शॉर्ट ट्रिक है, द्वंद्व लाइक दिस लिखा जाता है ना, द्वंद्व। अब देखिए द्वंद्व की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जैसे इन दोनों के बीच एक ऐसी ना बना है ना, ऐसा ना बना है, तो आप इसको ना मत समझिए, आपको इसको एक लाइन समझिए। तो ऐसा पद मतलब कि ऐसा शब्द जिनके बीच में लाइनें हों, मतलब जिनके बीच में डैश हो, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है द्वंद्व समास। जैसे अन्न जल क्या है, द्वंद्व समास है, क्योंकि इनके बीच में एक डैश आई है। आग पानी क्या आई है, डैश आई है। मारपीट क्या आई है, डैश आई है, इसलिए ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया द्वंद्व। और शॉर्ट ट्रिक क्या इसकी, क्योंकि द्वंद्व के बीच में भी एक लाइन सी आ रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे समास जिसके बीच में एक लाइन सी बन रही हो वो होता है द्वंद्व समास। समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है, और आपके पास एक ऐसा भी आ सकता है कि धन और दौलत, ये मतलब कि कौन सा समास है, कुछ इस प्रकार भी आपका आ सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि देखिए अन्न और जैसे आपका पहला यहाँ पर है अन्न और जल, तो आप खुद समझ सकते हो कि अन्न और जल
लाइक दिस, इस प्रकार आपको लिख सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के मतलब कि पर्याय जो विलोम शब्द होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं ये अन्न जल। और जिसमें विलोम शब्द बताया जाता है वो भी एक आप कह सकते हैं कौन सा था, द्वंद्व समास होता है। देखिए सब में विलोम शब्द यहाँ पर आपको दिया जाएगा, अन्न जल, आग पानी, मार पीट, धन दौलत, ठीक है, और पर्यायवाची भी यहाँ पर कभी कभार दे दिया जाता है। बट आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको ये याद रखना है कि इसके बीच में लाइन होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे। अगर कोई और भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट करना मत भूलेगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।